हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो सीरीज स्टार्ट करी थी उस सीरीज में आज हम लोग थर्ड वीडियो करने जा रहे हैं। आई होप आपने पहले की दो वीडियोस देखी होंगी जिनमें आप लोगों को मैंने सी प्रोग्रामिंग का बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर समझाया। देन सेकंड वीडियो में मैंने अपना फर्स्ट सी प्रोग्राम डिस्कस किया कि अगर हमें प्रोग्राम लिखना हो तो कैसे लिखा जाता है, क्या होता है डेटा टाइप, वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी में वो कैसे बनते हैं, आउटपुट कैसे आता है। ये सब हमने लास्ट दो वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस पहले देख ली होंगी और अगर अभी तक नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन दोनों वीडियोस का लिंक शेयर करने वाला हूं। आप एक बार पहले वो वीडियोस जाकर देखें तो डेफिनेटली आज की वीडियो का कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, उसी सीरीज को आगे लेकर चलते हैं और सी प्रोग्राम को और इंप्लीमेंट करना सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो प्रोग्राम्स करने जा रहे हैं उनमें सबसे फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग करते हैं लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को एक प्रोग्राम बताया था जिसमें मैंने दो नंबर्स प्लस करने सिखाए थे, दो नंबर्स ऐड करने सिखाए थे। लेकिन उस प्रोग्राम की मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था एक लिमिटेशन थी और वो लिमिटेशन ये थी कि उस प्रोग्राम को आप जब भी चलाएंगे वो आउटपुट एक ही देगा 30, क्योंकि उसमें आपने दो नंबर लिए थे 10 और 20। जब आपने फिक्स कर दिया कि 10 ही जाएगा 20 ही जाएगा, जब ए में 10 और बी में 20 ही फिक्स्ड है तो वो एक फिक्स आंसर दे रहा था 30। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो भी हम कीबोर्ड से नंबर प्रेस करें, हम कीबोर्ड से अगर 7 और 8 प्रेस करें तो 15 आंसर आए, अगर हम कीबोर्ड से 50 और 20 प्लस करें तो 70 आए। जैसे कि आप कैलकुलेटर यूज करते हैं, कैलकुलेटर में आप अपनी मन मर्जी से जो भी कीज प्रेस करते हैं उनका प्लस होकर आता है। सिमिलरली हम अपने प्रोग्राम में एक्सपेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि हम कीबोर्ड से जो भी नंबर दबाएं हमारा प्रोग्राम उनको प्लस करके दे, ना कि हमारी प्रीवियस वीडियो की तरह जहां पर हमें फिक्स हर बार 10 और 20 को ही प्लस करना था। बट वो बिगनर्स के लिए थी, वो इंट्रोडक्शन पर्पस के लिए थी। आज हम उसे एक नेक्स्ट लेवल लेकर जा रहे हैं जहां हम सीखेंगे कि यूजर कुछ भी डालेगा, यूजर जो भी नंबर प्रेस करेगा, चाहे वो 7 और 8 डाले, चाहे वो 20 और 30 डाले, चाहे वो 100 और 200 डाले, जो नंबर वो कीबोर्ड से प्रेस करेगा वो प्लस होकर आने वाले हैं। यानी इन शॉर्ट हम अपने प्रोग्राम में यूजर द्वारा डाले गए इनपुट को कैच करने वाले हैं, यूजर द्वारा डाले गए कीबोर्ड से प्रेस किए गए किसी भी इनपुट को रीड करने वाले हैं। तो आइए इस चीज को एक प्रोग्राम से समझते हैं। सेम वही लास्ट वीडियो वाला प्रोग्राम, लेकिन प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। अब प्रोग्राम वही है जो लास्ट वीडियो में हमने बात करी, लेकिन अब हम इसे बनाएंगे यूजर से इनपुट लेके, जो यूजर की पसंद के नंबर होंगे हम उनको प्लस करके देंगे। तो जैसा हम लास्ट वीडियो से बात करते आ रहे हैं, हमारे सी प्रोग्राम का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम प्रोग्राम लिखते वक्त उस बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करें। हैश इंक्लूड stdio.h, इसके बारे में प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है। वॉइड क्या होता है, मेन क्या होता है, इन सब पर बात करी है हमने। हैश क्या होता है, इंक्लूड क्या होता है, stdio क्या है, ये वॉइड, मेन, इन सब पर हमने बहुत डिटेल में बात करी है। ये बाउंड्रीज हो गई जहां पर हमने ये हमारा सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर हमने तैयार कर दिया, जो लास्ट दो वीडियोस से मैं आपको समझाते आ रहा हूं। आइए, अब मैंने आपको बोला था जब भी हम लोग सी लैंग्वेज का कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग में एक आउटपुट स्क्रीन लेकर चलते हैं जिस पर हमारे प्रोग्राम का कोई रिजल्ट आएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जैसे ही आप एटीएम पर जाते हैं तो एटीएम पर एक स्क्रीन फ्लैश हो रही होती है जिस पर लिखा आ रहा होता है वेलकम टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वेलकम टू आईसीआईसीआई बैंक। वो जो स्क्रीन फ्लैश हो रही होती है दैट इज द आउटपुट स्क्रीन। उस पे ये लिखा हुआ आता है एंटर योर पिन नंबर, एंटर अमाउंट टू विड्रॉ। ये मैसेजेस सब उस स्क्रीन पर आ रहे होते हैं। वो बेसिकली जो प्रोग्राम्स उस पर चल रहे हैं उनका आउटपुट आ रहा होता है। सिमिलरली आप लोग भी जब प्रोग्राम्स बना रहे हैं तो इन प्रोग्राम्स का एक आउटपुट स्क्रीन कंसीडर करके चलें।
जब हम इन प्रोग्राम्स को रन करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, आगे की क्लासेस में, तो देखिएगा इसी तरह की एक आउटपुट स्क्रीन आएगी और जैसा मैंने यहां आपको प्रोग्राम में समझाया है एग्जैक्टली वैसा ही रिजल्ट आपको यहां दिखने वाला है। तो ये आउटपुट स्क्रीन बेसिकली हमारे प्रोग्राम के रिजल्ट को दिखाएगी। यहां हम जो इंस्ट्रक्शंस लिखने वाले हैं, जो कोडिंग लिखने वाले हैं, वो कोड जब सीपीयू चलाएगा तो उसका रिजल्ट इस आउटपुट स्क्रीन पर आएगा। तो ये हमें पेपर में तो ड्रॉ नहीं करनी, बट एक प्रोग्राम लिखते वक्त हमारे दिमाग में एक आउटपुट स्क्रीन रहनी चाहिए, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखिए, आप चाहते हैं कि आप यूजर से 2 नंबर इनपुट लें। अगर आपको किसी यूजर से 2 नंबर इनपुट लेने हैं तो आपको उसके सामने स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश कराना पड़ेगा। हम एटीएम पर जाते हैं, जब वो हमसे कहता है इंसर्ट योर कार्ड, तभी हम कार्ड इंसर्ट करते हैं। जब वो हमसे कहता है कि एंटर योर पिन, तो हम पिन टाइप करते हैं। जब वो हमसे कहता है कि एंटर अमाउंट टू विड्रॉ, तो हम अमाउंट टाइप करते हैं। सिमिलरली यूजर को जब आप मैसेज दोगे स्क्रीन पर, तभी वो कीबोर्ड से नंबर प्रेस करेगा। तो यहां पर आउटपुट स्क्रीन पर अगर आपको कोई भी मैसेज फ्लैश करना है, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, सी प्रोग्रामिंग की अपनी खुद की एक प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन है जो इस लाइब्रेरी में डिफाइंड है। यह बताया था आपको डिटेल में। इसमें आप अपना मैसेज लिखिए, ये जाकर एंटर फर्स्ट नंबर, ये लीजिए, और लास्ट में सेमीकोलन जरूर लगाइएगा। मैंने बताया था सेमीकोलन का मतलब होता है एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, यानी एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, राइट, एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। हर इंस्ट्रक्शन के लास्ट में सेमीकोलन का सिंबल का मतलब यही होता है। तो आप प्रिंटफ के अंदर जो भी मैसेज लिखेंगे वो जाकर स्क्रीन पर, जब ये प्रोग्राम रन होगा, जब इस प्रोग्राम को सीपीयू द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा, रन किया जाएगा, तो इसमें प्रिंटफ लाइन को जब सीपीयू पढ़ेगा तो वो इसके अंदर लिखे हुए मैसेज को आपके स्क्रीन पर फ्लैश करेगा। ऐसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। तो जो मैसेज प्रिंटफ में लिखा है वो एज इट इज आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। अब इस मैसेज को कोई भी यूजर सोचिए, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, जो हमारे इस प्रोग्राम को इस्तेमाल करेगा, जिसको ध्यान में रखकर हम अपना ये सॉफ्टवेयर, अपना ये प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। हमारे इस प्रोग्राम का गोल क्या है? हमारे इस प्रोग्राम का गोल है कि हमें 2 नंबर्स ऐड करने हैं। तो भाई अगर हमारे को 2 नंबर्स ऐड करने हैं तो सबसे पहले हमें उन 2 नंबर्स का इंतजाम करना होगा। कौन से 2 नंबर्स ऐड करने हैं, अब ये डिसाइड करने का लास्ट वीडियो में मैंने एक तरीका बताया था कि आप अपनी मर्जी से फिक्स कोई 2 नंबर ले लीजिए, एक ए में 10 ले लीजिए, बी में 20 ले लीजिए। मैंने एक तरीका लास्ट वीडियो में जो बताया था वो बड़ा स्टैटिक बिगिनर्स के लिए तरीका था, जिसमें आप फिक्स कोई 2 नंबर ले रहे थे और वो हो जा रहे थे। लेकिन आज हम कह रहे हैं हमें 2 नंबर्स चाहिए जिनका हम ऐड करेंगे। हमें 2 नंबर्स चाहिए, ऐड तो बाद की बात है, पहले हमें अपने प्रोग्राम में 2 नंबर्स लाने होंगे। और वो 2 नंबर्स लाने कहां हैं? पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा कि वो फिक्स कर लीजिए, आज मैं आपसे कह रहा हूं कि यूजर से लीजिए। जो हमारे इस प्रोग्राम को चलाएगा उसके ऊपर छोड़ दीजिए, भाई तू डाल अपनी मर्जी से नंबर, तो हम तेरे को आउटपुट दिखाएंगे। जो तू नंबर कीबोर्ड से प्रेस करेगा हम उसको ऐड करके दिखाएंगे, क्योंकि प्रोग्राम क्या है? ऐड 2 नंबर्स। तो पहले 2 नंबर्स का इंतजाम करो, फिर मैं ऐड के बारे में सोचूंगा। तो पहले नंबर्स का इंतजाम कीजिए। अब नंबर्स सामने वाले से लेने हैं तो उसके लिए उसे स्क्रीन पर एक मैसेज भेजिए, राइट। अब स्क्रीन पर कोई मैसेज अगर कोई देखेगा, आपका मैसेज अगर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, कोई आपका मैसेज दिखेगा, तो भाई डेफिनेटली वो कीबोर्ड से कोई ना कोई नंबर तो दबाएगा। उसने मान लीजिए कीबोर्ड से दबा दिया 7। अब अगर उसने कीबोर्ड से एक नंबर प्रेस कर दिया, एक 7 प्रेस कर दिया, तो अब आपको वहां पर डाले गए नंबर का पता लगाना होगा। अपने प्रोग्राम में आपको बेसिकली 2 नंबर्स ऐड करने हैं। तो 2 नंबर्स आप सामने वाले यूजर से लेना चाह रहे हैं, जिसके जो ये प्रोग्राम प्ले करेगा, जो ये प्रोग्राम इस्तेमाल करेगा, उससे आप 2 नंबर्स लेना चाह रहे हैं कि तू अपनी मर्जी से 2 नंबर डाल।
तो भाई आपने उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज दे दिया एंटर फर्स्ट नंबर, तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई कीबोर्ड से नंबर प्रेस करेगा। अब वो जो नंबर उसने वहां प्रेस किया है, आपको उस नंबर का पता लगाना पड़ेगा, आपको वो नंबर उठाकर अपने प्रोग्राम में लाना पड़ेगा, क्योंकि पहला नंबर मंगवाओ, फिर ऐसे ही दूसरा नंबर के लिए मैसेज भेज के दूसरा नंबर मंगवाओ, तब जाके हमारा जो ये वाला काम है कि हमें 2 नंबर्स चाहिए, ये पूरा होगा। इसके बाद मैं ऐड के बारे में सोचूंगा। तो पहले 2 नंबर्स का इंतजाम करने के बारे में सोच रहा हूं, इसके बाद मैं उनका ऐड करना सोचूंगा। तो यहां पर जो पहला नंबर डाला गया है, जो फर्स्ट नंबर डाला गया है, मुझे उसे उठाकर वहां से रीड कर किसी तरह अपने प्रोग्राम में लाना है। जब तक आप यहां डाले गए नंबर को अपने प्रोग्राम में नहीं लाएंगे, जब तक यहां डाले गए नंबर को रीड करके आप अपने पास नहीं लाएंगे, तब तक आप उस नंबर का इस्तेमाल अपने प्रोग्राम में फर्दर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि वहां पर क्या नंबर डाला है। वो 7 डाल सकता है, 17 डाल सकता है, 70 डाल सकता है, 700 डाल सकता है, 50 डाल सकता है, 60 डाल सकता है, वो कुछ भी डाल सकता है। तो आपको वो नंबर पता लगाकर यहां लाना होगा, ताकि आप उस नंबर को फर्दर फिर ऐड करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो जब भी आप यूजर के सामने कोई मैसेज देते हैं कि भाई कुछ एंटर कर, कुछ इनपुट कर, तो वो जो भी डालेगा उसे यहां रीड करने के लिए जो स्टेटमेंट यहां पढ़ाई जाती है सी में, दैट इज स्कैनफ। नाम से नहीं समझ में आ रहा, प्रिंट एफ में प्रिंट लिखा है, इसलिए ये मैसेज यहां प्रिंट हुआ। याद करने का तरीका देखिए, प्रिंट एफ में प्रिंट लिखा हुआ है, इसलिए ये मैसेज यहां स्क्रीन पर प्रिंट हुआ। यहां वर्ड क्या आ रहा है? स्कैन। स्कैन का मतलब यहां डाले गए नंबर को रीड करो, स्कैन करो, इनपुट को रीड करो। स्कैनएफ का काम स्क्रीन पर डाले गए इनपुट को स्कैन करना होता है, रीड करना होता है। जैसे ही आप स्कैनएफ कमांड लिखेंगे, ये इंस्ट्रक्शन भी इस एसटीडी, प्रिंटएफ भी इस stdio.h में है, स्कैनएफ का मीनिंग भी इस stdio.h में है। इस लाइब्रेरी फाइल में, इस हेडर फाइल में प्रिंटएफ का मीनिंग भी रखा हुआ है, इस स्कैनएफ का मीनिंग भी रखा हुआ है, क्योंकि ये प्रिंटएफ और स्कैनएफ दोनों ही सी लैंग्वेज के प्री डिफाइंड स्टेटमेंट्स, प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस हैं। तो स्कैनएफ से हम यहां क्यों लिख रहे हैं? स्कैनएफ की जरूरत क्या है? क्योंकि हम इस नंबर को यहां से स्कैन करके अपने प्रोग्राम में लाना चाहते हैं। किसको लाना चाहते हैं? नंबर को। तो स्कैनएफ को कैसे पता चलेगा कि वहां पर जो चीज डाली गई है वो नंबर है या कोई अल्फाबेट है या कोई डेसिमल वैल्यू है? स्कैनएफ को कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको स्कैनएफ को खुद बताना पड़ेगा। आपको स्कैनएफ को डबल इन्वर्टेड कॉमा में सबसे पहले %d लिखकर बताना पड़ेगा कि भाई स्कैन करो एक नंबर। लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि %d जो लिखा जाता है वो इंटीजर्स के लिए लिखा जाता है, %c जो लिखा जाता है वो कैरेक्टर्स के लिए लिखा जाता है, और %f जो लिखा जाता है वो फ्लोट वैल्यूज मतलब डेसिमल वैल्यूज के लिए लिखा जाता है। ये 3 डेटा टाइप्स लास्ट वीडियो में भी मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे। तो हम क्या कह रहे हैं? D फॉर डिजिट समझिए। मैंने कहा स्कैन करो एक नंबर, स्कैन कमांड आप चलाने जा रहे हैं, स्कैन इंस्ट्रक्शन, स्कैन का फंक्शन आप यूज करने जा रहे हैं। तो स्कैन जब स्कैन वहां जाएगा तो पहले वो पूरी जानकारी के साथ जाएगा, ऐसे इनकम्प्लीटली नहीं जाता वो। स्कैन आपने जब इंस्ट्रक्शन लिखी तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि किस टाइप का डेटा उसे स्क्रीन पर से, उसे आउटपुट स्क्रीन पर से रीड करना है। ये पहली चीज टाइप ऑफ डेटा बता रही है कि तेरे को जाके वहां से एक नंबर स्कैन करना है। %d इज फॉर इंटीजर्स, एक नंबर स्कैन करना है। अगर मैं यहां %c लिखूंगा तो वो यहां जाकर अल्फाबेट रीड करने जाएगा। अगर मैं यहां %f लिखूंगा तो वो वहां पर एक डेसिमल वैल्यू रीड करने जाएगा। बट मैंने यहां d लिखा है तो वो स्कैनएफ वहां जाकर एक नंबर रीड करने जाएगा। अब ये स्कैनएफ वहां जाएगा, वो नंबर रीड कर लेगा, लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था उसे आपको ले जा करके अपने कंप्यूटर की मेमोरी में कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी दूसरा नंबर भी मंगवाना है। तो अगर आपको अपने कंप्यूटर की मेमोरी में, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपको अपनी कंप्यूटर की मेमोरी में कुछ भी रखना है तो आपको कंटेनर्स बनाने पड़ेंगे, आपको बैग क्रिएट करने पड़ेंगे, मेमोरी लोकेशंस क्रिएट करनी पड़ेगी। और इन मेमोरी लोकेशंस को क्या कहते हैं?
आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करा था, हम इन्हें कहते हैं वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स वो मेमोरी लोकेशंस हैं, वो कंटेनर्स हैं जिनमें स्कैनफ वहां से लाई गई चीज को उठा कर रखता है। अगर आप वहां से रीड की गई स्कैनफ आपके लिए वहां जाके रीड तो कर देगा, बट अगर आप उसे उठाकर यहां कहीं किन्हीं वेरिएबल्स में, किन्हीं कंटेनर्स में या मेमोरी लोकेशंस में नहीं रखेंगे तो आप उनका इस्तेमाल अपने प्रोग्राम में नहीं कर सकते। तो स्कैनफ को दोनों चीजें चाहिए होती हैं, पहले किस टाइप का डेटा उसे वहां से रीड करना है और रीड करने के बाद उसे ले जा करके कहां रखना है। तो मान लीजिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, स्टार्टिंग में ही आपको ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हम एक ए नाम की सपोज और एक बी नाम की दो वेरिएबल्स बना रहे हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। इस लाइन को हम लोग कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। आज की क्लास तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हुई हैं। अगर वो प्रीवियस 2 वीडियोस देखी हैं तो डेफिनेटली आज की क्लास आपके लिए बहुत ईजी होगी। उन 2 वीडियोस को जाकर देखे आइए, उन दोनों वीडियोस का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक बार पहले उन्हें देखिए तो ये आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत आसान है उन 2 वीडियोस को देखने के बाद। तो स्कैनफ को आपने कहा एक नंबर रीड कर लाओ जी। अब वो ये भी पूछता है ले तो आऊंगा मैं, आपने कह दिया जाओ स्कैन करो एक नंबर, वो जाएगा वहां से एक नंबर स्कैन करेगा, बट मैं रखूं कहां? इसी के लिए मैंने ऊपर वेरिएबल डिक्लेरेशन करी। मैंने कहा था वेरिएबल डिक्लेरेशन में जो नाम आप यहां देते हैं उस नाम से मेमोरीज बन जाती हैं। एक ए नाम से मेमोरी बन गई, एक बी नाम से बन गई। आप यहां पी क्यू भी रख सकते थे, मेमोरी का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मेरा नाम कमल और अमित भी रख सकते थे कि कमल और अमित नाम की 2 मेमोरीज बनी। मेमोरी का नाम आप कुछ भी रखिए। टू मेक द थिंग सिंपल हम लोगों ने एक एक लेटर के नाम रखे हैं, ए रखा और बी रखा। तो फर्स्ट लाइन का रिजल्ट क्या हुआ? फर्स्ट लाइन में आप कह रहे हैं ये जो वेरिएबल डिक्लेरेशन में कि आप एक ए नाम की मेमोरी बनाइए, एक बी नाम की मेमोरी बनाइए, और आगे क्या लिखा हुआ है? आगे मैंने बताया था ये डेटा टाइप है। डेटा टाइप बताता है कि उन मेमोरीज में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। तो चलिए मेमोरीज तो बन गई, एक ए बन गई, एक बी बन गई, राइट। अब आपको स्कैनफ को कहना है कि ये जो नंबर डाला गया है ये ए पर पहुंचाओ। तो यहीं आपको लिखना होगा एड्रेस ऑफ ए, ये लीजिए। अब इन मेमोरीज को अगर आपको अपने प्रोग्राम में कहीं भी यूज करना है तो आपको ए और बी सिर्फ नाम लिखकर इंडिनोट करना होगा। इस लाइन से 2 मेमोरीज तो बन गई यहां पर, राइट। अच्छा यहां पे मैंने टर्मिनेट नहीं करा, सो सेमीकोलन लगाया। एक इंस्ट्रक्शन टर्मिनेट करना मैं भूल गया। आपको प्रॉपरली हर इंस्ट्रक्शंस को टर्मिनेट करना होगा, तभी वो दूसरी इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा। अब अभी तक के सिनेरियो में हुआ क्या? आपने एक मैसेज भेजा, आपने 2 वेरिएबल्स बना लिए मेमोरी में, 2 कंटेनर्स बना लिए, आगे इंट लिख दिया, उनमें सिर्फ नंबर्स ही स्टोर होगा, आपने डेटा टाइप बता दिया। आपने स्क्रीन पर एक मैसेज भेजा, एंटर फर्स्ट नंबर, राइट। स्कैनफ कमांड लिखी, स्कैनफ फंक्शन का यूज करा। ये स्कैनफ फंक्शन क्या करेगा? ये इस लाइब्रेरी में है, ऑलरेडी डिफाइंड है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्री डिफाइंड है। ये जब यूज करते हैं तो सबसे पहले आपको बताना होता है कि स्क्रीन पर से उसे किस टाइप का डेटा लेना है। तो टाइप ऑफ डेटा बता दिया कि उसे स्क्रीन पर से एक नंबर रीड करना है। उसके बाद आपने बता दिया उस नंबर को रीड करके एड्रेस ऑफ ए पर पहुंचाना है। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं एंड का, इसे हम लोग एड्रेस ऑफ पढ़ते हैं। एड्रेस ऑफ, ये जो एंड का एम्परसेंड का सिंबल आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एड्रेस ऑफ। तो हमने कहा एक नंबर रीड करो और उसे ले जाकर के ए के एड्रेस पे रख दो। तो ये स्कैनफ यहां से जाएगा, उसे रीड करेगा, एक नंबर रीड करेगा और ला करके उसे इस ए नाम की मेमोरी में स्टोर कर देगा। एक लाइन से दोनों काम हो गए। पहले आपने कह दिया एक नंबर रीड करो, तो वो नंबर रीड करने वहां गया, और फिर कह दिया एड्रेस ऑफ ए पर लाकर रख दो। What to read, where to store। इनका मतलब समझिए, किस टाइप का डाटा रीड करना है स्क्रीन पर से पहले यह बताया आपने, फिर कहां रखना है ला करके यह बताया आपने। आपने कह दिया एड्रेस ऑफ ए पर लाकर रख दो। एड्रेस उसको मालूम होगा, हमें एड्रेसेस मालूम नहीं होते हैं, इसीलिए तो हम नाम इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो यह है which type of data is to read and where to store।
जब भी आप scanf कमांड यूज करेंगे तो वहां आपको अपने वेरिएबल के आगे एड्रेस सिंबल लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ए के एड्रेस पर ले जाकर रख दो। तो इस लाइन का क्या होगा, वो रीड करेगा, वहां जाकर एक नंबर रीड करेगा और ले जा करके ए के एड्रेस पर रख देगा। लीजिए आपका पहला नंबर यूजर ने जो भी वहां डाला था वो आपके प्रोग्राम में पहुंच चुका है, आपके कंप्यूटर की मेमोरी में पहुंच चुका है। अब हमें दूसरे के लिए करना है, राइट। आगे चल के हम देखेंगे हम एक ही बार में 2 नंबर भी ले सकते हैं, बट वो धीरे धीरे स्लोली हम अपना लेवल बढ़ाएंगे। चलिए फिर से मैंने printf इंस्ट्रक्शन दी क्योंकि अब मुझे सेकंड नंबर की तैयारी करनी है और printf में मैसेज दिया एंटर सेकंड नंबर। आप लोग printf में जो भी मैसेज प्रिंट करेंगे वो जाकर स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा एंटर सेकंड नंबर। और इस मैसेज को देखकर कोई भी यूजर डेफिनेटली कीबोर्ड से कोई की दबाने वाला है। मान लीजिए उसने 13 दबा दिया, प्रेस करा, कीबोर्ड से 13 प्रेस करा। अब आप क्या चाहते हैं कि इस 13 नंबर को, जो भी नंबर वहां से प्रेस किया गया है, उसे रीड किया जाए और ले जा करके बी नाम की मेमोरी में रखा जाए। जब तक आप वहां डाले गए नंबर्स को या डाले गए किसी भी इनपुट को रीड कर कर मेमोरी में नहीं लाएंगे तब तक आप उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी तो सिर्फ ये 2 नंबर्स का इंतजाम हो रहा है, ऐड की तो बात ही नहीं हुई। तो सबसे पहले आपको इनपुट का इंतजाम करना होगा। सबसे पहले आपको अपने प्रोग्राम में यूजर ने जो डेटा यूजर से आप ले मांग रहे हैं उसको रीड कर कर उसे मेमोरी में प्रॉपर सेटल करना होगा। अब मेमोरी में जब ये प्रॉपर सेटल हो जाएंगे तब हम इस ए और बी को अपने पूरे प्रोग्राम में ऐड के लिए, सब्ट्रैक्ट के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, जो आपका गोल है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो फिर से मैं scanf लिखने जा रहा हूं गाइज, राइट, क्योंकि मुझे सेकंड नंबर भी वहां से लेना है। फिर मैंने लिखा यहां %d क्योंकि वो भी एक नंबर ही है और पहुंचाना कहां है मुझे, बी की मेमोरी में। तो मैंने कह दिया एड्रेस ऑफ बी पर पहुंचा दो। तो ये सेकंड, देखिए जो आप यहां लिखेंगे कंप्यूटर वही करेगा। एक प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं सिर्फ उन्हें ही वो रन करेगा, जो लिखा नहीं आपके सोच लेने से वो एग्जीक्यूशन नहीं कर देगा। मैंने उसको बोला 2 मेमोरी बनाओ, उसने 2 मेमोरी बनाई। मैंने कहा एक मैसेज प्रिंट कराओ, उसने कराई। मैंने कहा स्कैन करके लाओ एक नंबर और उसे ए के एड्रेस पे पहुंचाओ, उसने स्कैन करके ए के एड्रेस पे पहुंचाया। मैंने कहा सेकंड नंबर डालो, उसने सेकंड नंबर का मैसेज दिया। अब मुझे वो नंबर भी रीड करके बी के एड्रेस पे पहुंचाना था, तो ये नंबर यहां से रीड होकर ये scanf इस नंबर को यहां से रीड करेगा और उसे ले जा करके बी के एड्रेस पर पहुंचा देगा। अब आपके नंबर्स का इंतजाम हो गया है, जो 2 नंबर्स आपको चाहिए थे। अब ऐसा है ये कोड कि यूजर चाहे 7 और 13 डाले, चाहे 10 और 20 डाले, चाहे 50 और 100 डाले, 500 और 1000 डाले, जो भी डालेगा ये scanf कमांड्स उनको वहां से रीड कर करके एक एक मेमोरी में पहुंचा देगी। scanf लिखते वक्त पहले आपको डेटा टाइप बताना जरूरी है और फिर एड्रेस बताना जरूरी है कि किसके एड्रेस पर पहुंचाना है, क्योंकि रियल लाइफ में भी जब भी हमें कोई एनवेलप, कोई पार्सल, कोई पैकेट कहीं पहुंचाना होता है तो हमें उस जगह का, डेस्टिनेशन का एड्रेस चाहिए होता है। हमने कह दिया ए के एड्रेस पे, अब ए का जो भी एड्रेस होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम को मालूम होगा, वो देख लेगा, बिकॉज मेमोरी एड्रेसेस हमें मालूम नहीं होते। क्या एड्रेस होगा ए का हमें नहीं पता, बी का क्या एड्रेस होगा हमें नहीं पता। चलिए, तो अब हमने नंबर्स का इंतजाम कर लिया, हमारे 2 नंबर्स हो गए, राइट। अब हमें आना है ऐड पर। मुझे ए में जो डाटा आया है, बी में जो भी डेटा आया, जो नंबर यूजर ने डाले होंगे, जरूरी नहीं है वो 7 और 13 ही डाले, जो नंबर उसने डाले होंगे मुझे उनको प्लस करना है। यानी ए में जो डेटा आया है, बी में जो डेटा आया है, मुझे उन्हें प्लस करना है। अब यहां पर 2 बातें उठ रही हैं। नंबर 1 कि यहां पर मैंने एड्रेस का साइन क्यों नहीं लगाया, ऐसे क्यों नहीं लिखा कि एड्रेस ऑफ ए प्लस एड्रेस ऑफ बी, कि ए के एड्रेस पर जो डेटा है, बी के एड्रेस पे जो डेटा है उन्हें प्लस किया जाए। यह गलत तरीका है भाई। आप रियल लाइफ में जरा मेरे से सोचिए, जब आपको कोई पैकेट, कोई पार्सल कहीं डिलीवर करना होता है तो जो डिलीवरी वाला होता है उसे एड्रेस की जरूरत होती है। जब वो पैकेट उस एड्रेस पर डिलीवर हो गया, वो पैकेट उस घर में पहुंच गया, तो घर के लोग अपना एड्रेस थोड़े ही पढ़ते हैं, वो तो सीधे उस पैकेट में रखी हुई चीजों को कंज्यूम करते हैं, उस पैकेट में रखी हुई चीजों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। सिमिलरली scanf के समय पर सिर्फ और सिर्फ
ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, सिर्फ और सिर्फ स्कैनफ के केस में आपको एड्रेस लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्कैनफ जो है वो वहां से नंबर रीड करके डिलीवरी कर रहा है, वहां से नंबर रीड करके मेमोरी में डिलीवरी कर रहा है, पहुंचा रहा है। जब आपको नंबर्स मेमोरी में पहुंचाने थे तब एड्रेस की जरूरत थी। अब आपको वहां नंबर्स पहुंच चुके हैं, ए में नंबर आपका जो भी डला होगा वो पहुंच गया है, बी में नंबर जो भी डला होगा वो पहुंच गया है। अब आपको कहीं भी एड्रेस का साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस ए को और इस बी को डायरेक्टली सिर्फ ए और बी लिख के यूज करिए, क्योंकि ए के अंदर डेटा पहुंच चुका है, बी के अंदर डेटा पहुंच चुका है। तो अब आप ए और बी लिखेंगे तो काम बिंदास होगा। अब आपने इस लाइन का मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी का मतलब हुआ ए में जो नंबर है, बी में जो नंबर है वो आया है, स्कैनफ करके ए में जो नंबर आया है, बी में जो नंबर आया है उसे प्लस कर दो, ए में जो नंबर है, बी में जो नंबर है उसे प्लस कर दो। ये इस लाइन का मतलब है, राइट। तो ए में जो नंबर है, बी में जो नंबर है, आप कह रहे हैं उनको प्लस कर दो। आंसर क्या आएगा दोनों को प्लस करके? अगर मेरे सिनेरियो में देखा जाए तो आंसर आएगा 20, राइट। अगर मैं ये मान लो कि यूजर ने 7 और 13 डाला तो आंसर आएगा 20। तो आपको नहीं लगता ये आंसर भी हमें कहीं रखने की आवश्यकता है? हमें आंसर को भी कहीं किसी मेमोरी के अंदर कंटेन करके रखना चाहिए, राइट। तो आपको हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप कैलकुलेशंस करें, आप ऐड करें, आप सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कंपलसरी तो नहीं है बट एडवाइजेबल है कि आप जो रिजल्ट आ रहा है उसे भी अलग से एक वेरिएबल में, एक कंटेनर में स्टोर करके रखें, ताकि हम उसका अगर जरूरत पड़े तो फर्दर प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकें। इसका मतलब एक आंसर रखने के लिए मान लीजिए एस नाम का कंटेनर मुझे बनाना चाहिए था, या सी नाम का कंटेनर, तो यहां पर मेरे को स्टार्टिंग में ही एस यहां लिखना चाहिए था, राइट। तो एस नाम का स्टार्टिंग में ही अगर कंटेनर मैं बना के रखता तो मैं यहां लिख सकता था एस इज इक्वल टू एस फॉर सम कह लो, आप सी भी ले सकते हो, मेमोरी का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, राइट। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? यह हुआ कि ए नाम की मेमोरी में जो भी वैल्यू आई है, बी नाम की मेमोरी में जो भी वैल्यू आई है, उन दोनों को प्लस किया जाए तो 7 और 13 को प्लस किया जाएगा, 20 बनेगा, और आंसर इन दोनों को करने के बाद जो भी आ रहा है वो एस नाम की इस मेमोरी में डाल दिया जाए, तो 7 और 13 को प्लस करके जो भी आंसर आएगा वो इस एस नाम की मेमोरी में डाल दिया जाएगा। अब आपको पता चल गया, कितनी क्लैरिटी हो गई कि आपका आंसर कहां रखा हुआ है। आपका आंसर एस नाम की मेमोरी में रखा हुआ है। अब आपके पास आउटपुट सेव्ड है, एक जगह आपके पास आउटपुट रखा हुआ है। अब जब भी आपको रिजल्ट, क्योंकि यूजर को रिजल्ट भी तो देना है, तो जब आपको रिजल्ट वापस प्रिंट कराना होगा तो आप डेफिनेटली इस एस का उपयोग कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आप अपने प्रोग्राम में कैलकुलेशन करें तो आंसर को रखने के लिए एक एक्स्ट्रा कंटेनर बनाएं। तो अब कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार हमें तो स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर करना पड़ता है कि हमें कितनी, सपोज मैंने स्टार्टिंग में ही यहां डिक्लेयर कर दिया कि हमें कितनी मेमोरी लोकेशंस बनानी है, तो जी हां, आपको पता चल जाता है। यहां उसने बोला था 2 नंबर्स चाहिए, तो 2 मेमोरी तो आपको पता ही थी कि उसने बोला ही था कि 2 नंबर्स का प्रोग्राम है, तो 2 मेमोरी तो आपको, 2 कंटेनर, 2 वेरिएबल तो आपको लेने ही पड़ेंगे। एज वेल एज एक मैं आपको बोल रहा हूं, आंसर को कंटेन करके रखने के लिए भी रखिए, ताकि पिक्चर की एक क्लैरिटी हो कि रिजल्ट ये रहा। अब आपसे मैं पूछूंगा कि रिजल्ट कहां रखा हुआ है, तो आप लोग डायरेक्टली मुझे आंसर कर सकते हैं दैट द आंसर, दैट द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एस मेमोरी, एस वेरिएबल, राइट। अब इस आंसर को वहां स्क्रीन पर भेजा जाए भाई। तो स्क्रीन पर अगर आपको कुछ भी भेजना है तो हमारे पास एक रास्ता है, और वो है प्रिंटफ का। ये लीजिए, मैंने प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखी, ठीक है। अब मैंने प्रिंटफ लिखी और स्क्रीन पर मैंने एक मैसेज भेजा, रिजल्ट इज इक्वल टू, तो स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा रिजल्ट। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि आप अगर स्क्रीन पर कोई मैसेज भेज रहे हैं तो प्रिंटफ के अंदर आप जो भी मैसेज लिख रहे हैं वो उसे एज इट इज प्रिंट कर देगा। बट उस मैसेज के साथ प्रिंटफ आपका मैसेज भी प्रिंट करा सकता है, एज वेल एज कोई वैल्यू भी प्रिंट करा सकता है। अगर आपको अपने मैसेज के साथ कोई वैल्यू भी चाहिए, हमें तो चाहिए, हमें ये वैल्यू 20 यहां मैसेज के साथ चाहिए, तो अगर आप प्रिंटफ
प्रिंटफ में अपने मैसेज के साथ कोई वैल्यू यूज करना चाहते हैं, कोई वैल्यू भी प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उस वैल्यू का डेटा टाइप आपको यहां लिखना पड़ेगा। उस वैल्यू का ये स्पेसिफायर है, फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको यूज करना होगा। हमारा जो रिजल्ट आया है वो 20 है। 20 जो है वो एक इंटीजर है। इंटीजर्स के लिए हम लोग %d लिखते हैं, तो यहां पर आपको अपना %d लिखना पड़ेगा। आप इस लाइन में कह रहे हैं कि एक मैसेज प्रिंट करा दो, तो वो मैसेज प्रिंट करा देगा। बट अगर आप वैल्यू की बात करोगे, प्रिंटफ से कहोगे कि एक वैल्यू भी प्रिंट करा दो, तो प्रिंटफ कहेगा बता दो किस टाइप की वैल्यू और कहां पर, किस टाइप की और कहां पर। तो मैंने अपने मैसेज के जस्ट बाद %d लगाया है, इसका मतलब यहां पर पोजीशन स्पेसिफायर, जहां आपने ये मैसेज %d लिखा है, इस जगह पर आप आउटपुट चाहते हैं एक वैल्यू का। बट किस वैल्यू का वो पूछेगा नहीं, तो कॉमा करके आप अपनी वैल्यू, अपने वेरिएबल का नाम लिख दीजिए s का। तो इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ कि स्क्रीन पर एक रिजल्ट इक्वल टू मैसेज दीजिए, मैसेज आ गया। फिर यहां पर एक %d लिखने का मतलब यहां पर एक नंबर प्रिंट कराइए, एक नंबर प्रिंट कराइए। %d देखते ही प्रिंटफ पूछेगा अच्छा यहां पर एक नंबर प्रिंट कराना है, तो फिर वो कॉमा के बाद जाके देखेगा, क्योंकि उसको पता है कि जो भी नंबर यहां प्रिंट कराना है, लिखने वाले ने वहां साइड में उसका वेरिएबल नेम दिया होगा। तो आपने यहां s लिख दिया है, तो वो s में से वैल्यू उठाकर जस्ट इक्वल के बाद आपने %d की जगह वो यहां से s की वैल्यू यहां प्रिंट करेगा। %d पोजीशन स्पेसिफायर है, यहां पर वो 20 प्रिंट कर देगा। ये लीजिए आउटपुट आपके सामने है, राइट। और ये देखिए, एक प्रोग्राम जब पढ़ाया जाता है, एक प्रोग्राम जब हम लोगों को सिखाते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि एक प्रोग्राम के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम। पहला इनपुट लेने का, दूसरा कैलकुलेशन का, तीसरा आउटपुट का। हमारे इस प्रोग्राम में तीनों हुए हैं। अगर आप ये फर्स्ट 4 लाइंस देख रहे हैं, तो ये हमारे प्रोग्राम में यूजर से इनपुट ले रही हैं। एक प्रोग्राम के 3 मेन कंपोनेंट्स पढ़ाए जाते हैं सब जगह, कि एक प्रोग्राम में 3 चीजें होती हैं, इनपुट, कैलकुलेशन, आउटपुट। अगर आपके प्रोग्राम में तीनों हैं, इट मींस योर प्रोग्राम इज करेक्ट, फंडामेंटली करेक्ट। अब लिखा गलत है आपने तो वो एक अलग बात है। तो मैंने देखा इन 4 लाइन में मैं क्या कर रहा था, मैसेज दे रहा था, नंबर लेके पहुंचा रहा था, मैसेज दे रहा था, नंबर लेके पहुंचा रहा था। ये चारों लाइन जो है मैंने इनपुट के लिए लिखी थी। और अगर आप देख रहे हो तो ये जो एक लाइन है जिसमें मैंने 2 नंबर्स को प्लस करके आंसर को s नाम की मेमोरी में रखा है। आई रिपीट, जरूरी नहीं है अलग से मेमोरी बनाना, बट एडवाइजेबल है, हमें बनानी चाहिए ताकि हमें पिक्चर में क्लैरिटी हो कि आंसर किस में रखा है। फिर अगर आप बिना s के करना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो में देखिए, मैंने यहां s की जगह सीधे a+b कर दिया है। तो ये रहा हमारे प्रोग्राम का कैलकुलेशन पार्ट। एक प्रोग्राम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट हो गया, कैलकुलेशन हो गया, और ये रहा गाइस आउटपुट पार्ट। तो मेरे प्रोग्राम के अंदर तीनों कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि इस लाइन ने मुझे वहां रिजल्ट प्रिंट करा कर दिया है। तो ये आउटपुट वाला पार्ट हुआ, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट हुआ, और ये इनपुट। एक प्रोग्राम के 3 पार्ट्स माने जाते हैं, इनपुट, कैलकुलेशन और आउटपुट। मेरे प्रोग्राम में तीनों तैयार हैं। अब इस प्रोग्राम में मैंने बोला था ऐड करो 2 नंबर्स को, तो पहले मैंने 2 नंबर्स का इंतजाम किया, फिर मैंने ऐड किया। अब यहीं रुक जाना थोड़ा ही था, कोई भी बंदा कोई नंबर डालेगा, आपने उनको ऐड कर दिया तो बदले में उसे रिजल्ट भी तो चाहिए, तो आउटपुट भी होना चाहिए। सो 3 पार्ट्स आपके प्रोग्राम में होने चाहिए, राइट। तो ये था गाइस। अब अगर मैं यहां प्लस की जगह माइनस कर दूं तो वो इन्हें माइनस कर देगा, मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मल्टीप्लाई कर देगा, डिवाइड कर दूं तो वो डिवाइड कर देगा। तो बेसिकली स्कैनफ का काम क्या है, स्क्रीन पर से वैल्यूज को रीड करना, डाले गए इनपुट को रीड करना, राइट, और ले जा करके वेरिएबल्स में पहुंचाना, है ना। बताने के लिए इसको बताना पड़ेगा किस तरह की वैल्यू रीड करनी है, नंबर रीड करना है और कहां पहुंचाना है, करेक्ट। तो ये था गाइस एक 2 नंबर को ऐड करने का। यहां साइन चेंज कर करके आप माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप इस प्रोग्राम में आपको 2 चीजें जरूर समझ में आई होंगी। एक, स्कैनफ का किस तरह से इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये एक ज्यादा डायनामिक प्रोग्राम है जिसमें हम यूजर पर छोड़ रहे हैं कि तू जो 2 नंबर प्रेस करेगा हम वो नंबर्स का ऐड करके देंगे। हम उन्हें मेमोरी में पहुंचा रहे हैं, मेमोरी में पहुंचाने के बाद हम उनका बिंदास इस्तेमाल कर सकते हैं,
राइट। दूसरा, पहला आपको स्कैनफ का मतलब समझ में आया होगा अच्छा से। दूसरा, आप अपने रिजल्ट को कैसे मैसेज के साथ प्रिंट करा रहे हैं, ये बातें भी समझ में आई होंगी। एंड द थर्ड पार्ट कि एक प्रोग्राम के 3 मेन कंपोनेंट्स, मेन पार्ट्स समझ में आए होंगे जो आपको हर प्रोग्राम में रखने चाहिए, इनपुट, कैलकुलेशन और आउटपुट। ये 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं एक प्रोग्राम के। ये सब चीजें, ये आप जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे, मैं आपको जब इन प्रोग्राम्स को रन करना सिखाऊंगा तो बिलीव कीजिए सेम ऐसा ही रिजल्ट आपके सामने प्रिंट होने वाला है, ऐसे ही आउटपुट आएगा। ये इंटरनल मेमोरी का पार्ट है। पेपर में आपको ये और ये नहीं करना होता, आपको पेपर में सिर्फ प्रोग्राम बनाने के लिए यूजुअली कहा जाता है। बहुत कम कहा जाता है कि आउटपुट भी दिखाओ। अगर बोला है कि आउटपुट दिखाओ तो ये दिखाना होगा, बट ये जो मेमोरी वाला पार्ट है, ये दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी शोन इन द एग्जामिनेशंस किसी भी यूनिवर्सिटी में। आई होप आज के प्रोग्राम में आपको स्कैनफ के बारे में अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, कैसे स्कैनफ का काम होता है, यूजर से इनपुट लिए जाते हैं। अभी हम इन पर और प्रोग्राम्स बनाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रिंटफ और स्कैनफ को लेकर और बहुत सारे प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे और फिर इनको हम रन करके भी आउटपुट भी देखेंगे कि क्या हम ऐसे आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो क्या ऐसे ही आउटपुट आ रहा है, यह भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। हमारी इस सीरीज को फॉलो करते रहिए। आप डेफिनेटली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत डेप्थ में सीखने वाले हैं। आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिगिनर से लेकर मास्टरी तक ये कंप्लीट है। सो इसको फॉलो करिए, अच्छे से समझिए, और अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।